नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 37 लेक्चर नंबर जो है वो आज अपने करने जा रहे हैं। अपनी बुक जो चल रही है वो है कोर डेटा। देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने जो अभी तक देखा है मैमेलिया के लिए पढ़ रहे थे अपने, मैं थोड़ा सा इसको प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मैमेलिया अपने पढ़ रहे थे कि मैमेलिया जो उसके क्या क्या करैक्टर होते हैं। तो मैमेलिया के जो करैक्टर्स हैं उनकी हम बात की थी। उसके बाद में हमने मैमेलिया का क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि मैमेलियन जो जंतु होते हैं उनको दो सब क्लास में बांटा गया है। क्लास मैमेलिया को दो सब क्लास में बांटा गया है, मेटाथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया दो सब क्लास में बांटा गया है। फिर सब क्लास जो थीरिया है उसको दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो अभी तक स्टूडेंट्स अपने जो क्लास करैक्टर्स देखे हैं वो करैक्टर अपने प्रोटोथीरिया के देख लिए, मेटाथीरिया के देख लिए। आज जो अपने को करैक्टर करने वो है यूथीरिया के। किसके करैक्टर हैं? यूथीरिया। यूथीरिया। अब यूथीरिया की यदि हम बात करें तो यूथीरिया एनिमल्स या मेमेलियंस वो मेमेलियंस हैं जो वास्तविक मेमेलिया हैं में आते हैं। इनके अंदर जो है निप्पल्स पाई जाती हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि ये जो यूथीरियन एनिमल्स होते हैं ये सबसे विकसित, सबसे जटिल और सबसे यूँ कह सकते हैं या वर्तमान परिस्थितियों में पाए जाने वाले स्तनधारी हैं जो अपने चारों ओर पाए जाते हैं। ये जल, स्थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इनकी यदि हम कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो ये वास्तविक प्रकार के क्या स्तनधारी जंतु है। ये वास्तविक स्तनधारी जंतु है। अब वास्तविक स्तनधारी जंतु का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी हम स्तनधारी पढ़े थे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया के अंदर, वो इनकी तुलना में अल्प विकसित थे, कम विकसित थे और उनके अंदर हालांकि स्तनधारियों के जैसे लक्षण पाए जाते हैं, परंतु जो वास्तविक स्तनधारी के जो लक्षण हैं वो यूथीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं और ये विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। अब देखिएगा कि जो वास्तविक स्तनधारी हैं इनमें क्या होता है कि हमने देखा कि प्रोटोथीरिया के अंदर जो हैं जितने भी जंतु होते हैं वो सारे अंडे देने वाले होते हैं। मेटाथीरिया के अंदर क्या होते हैं? शिशु को जो जन्म देते हैं परंतु वो अल्प विकसित होता है और इसको मार्सुपियल नामक जो एक शिशुधानी जो होती है अधर सतह पर पाई जाती है उसके अंदर रखा जाता है। परंतु जो यूथीरिया जो जंतु हैं इनके अंदर क्या होता है कि ये जो इनके द्वारा जो जन्म दिए गए जो शिशु होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। बस उनकी जन्म लेने के बाद में शरीर की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है क्योंकि उनकी पेरेंटल केयर अच्छे से होती है और पेरेंटल केयर मेल और फीमेल दोनों के द्वारा की जाती है। तो वो अपने आकार आकृति को बड़ा करते हैं, परंतु जो शिशु होता है वो पूर्णतः विकसित होता है। उसके यूँ कह सकते हैं कि कहीं प्लेसेंटा की या मार्सुपियम की कहीं आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए ये क्या है, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है लेंटोकोरियोनिक प्रकार का। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो शिशु है वो माता के गर्भाशय से या कहते हैं माता के शरीर से पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये पूर्णतः समतापी जंतु है। पूर्णतया समतापी या जिनको हम कह सकते हैं नियत तापी जंतु है।
अब पूर्णतः समतापी या नियततापी जंतु की यदि हम बात करें तो ये जंतु क्या है, इनका तापमान शरीर का एकदम निश्चित रहता है। जैसे मनुष्य की यदि हम बात करें तो कोई भी मौसम है तो उसके अंदर 37 डिग्री साफ तापमान बना रहता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समतापी या नियततापी जो कहलाते हैं। और इससे पहले हमने प्रोटोथीरिया के लिए पढ़ा था, तो प्रोटोथीरिया के लिए लिखा था हमने कि ये आंशिक नियततापी हैं। आंशिक का मतलब आवश्यकता पड़ने पर वो परिस्थितियों के अनुकूल अपना तापमान नियत कर लेते हैं, परंतु ये जो जंतु हैं यूथेरियन इंफ्रा क्लास वाले जंतु, ये इनका तापमान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। उसके अलावा इनके अंदर बाह्य कर्णपिना पाया जाता है, ईयर पिना प्रेजेंट। अब ईयर पिना आपको बताया था कि इनमें पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्णपिना। कर्णपिना जो है कान का सब वही कर्ण का सबसे ये बाहर हमें दिखाई देने वाला भाग होता है, और ये ध्वनि तरंग को इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर करके कर्ण कुंवर की ओर भेजता है। तो प्रोटोथीरिया के अंदर वो एब्सेंट होता है ईयर पिना, परंतु मेटाथीरिया यूथीरिया के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो कार्पस कैलोसोम है, मस्तिष्क में, ब्रेन में कार्पस कैलोसोम पाया जाता है। पाया जाता है। अब कार्पस कैलोसोम की यदि हम बात करें तो इसके लिए मैंने बताया था ये मस्तिष्क का ही भाग होता है, और ये अग्र मस्तिष्क के जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, कार्पस कैलोसोम। तो कार्पस कैलोसोम पाया जाता है। और यूथेरियंस का जो ब्रेन होता है वो उसका आयतन भी धीरे धीरे क्या है कि प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये जैसे जैसे हम मेमेलिया के अंदर क्लास इंफ्रा क्लास यूथेरिया के अंदर यदि हम बात करें, हम प्राइमेटा की ओर जाते हैं तो मस्तिष्क का आयतन बढ़ेगा। और प्राइमेट्स के अंदर यदि हम बात करें मनुष्य की, तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर सल्कस और गायरी नामक संरचनाएं पाई जाती है, यानी उभार और खांच पाई जाती है, जिसके कारण जो है जो मस्तिष्क की क्षमता होती है वो अन्य जंतुओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट यदि हम पॉइंट करें बात, इनके अंदर अवस्कर जो है, क्लोएका जो एब्सेंट होता है, क्लोएका क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसको हम अवस्कर कहते हैं। प्रोटोथीरिया के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोथीरिया के अंदर एक ही ऑर्डर मोनोट्रिमेटा को सम्मिलित किया गया। मोनोट्रिमेटा का अर्थ ये होता है, मोनो का मतलब एक, ट्रिम का अर्थ होता है छिद्र, एटा का अर्थ होता है धारण करना। तो वे जंतु जिनके अंदर एक छिद्र पाया जाता है उनको हमने मोनोट्रिमेटा में रखा था। परंतु यहाँ पर हमने बात की थी फिर मेटाथीरिया और यूथेरिया के अंदर यदि हम बात करें तो क्लोएका या अवस्कर एब्सेंट होता है। क्लोएका क्या होता है ये बताया हुआ है आपको कि एक ऐसा कॉमन छिद्र जो कि उत्सर्जी भी होता है, जो कि मल का त्याग भी करता है, और जो जनन छिद्र भी जिसमें खुलते हैं वो छिद्र क्या कहलाता है, क्लोएका कहलाता है। और क्लोएका जो है यूथेरिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि मैंने पहले भी बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में वर्षण का निर्माण होता तो उदर गुहा में है, परंतु जन्म लेने से ठीक पहले वर्षण जो होते हैं वो इग्विनल कैनाल से होते हुए वर्षण कोश में आ जाते हैं। वर्षण कोश क्यों पाए जाते हैं, या सेक्रोटल सैक या टेस्टिस सैक क्यों पाए जाते हैं, इसका रीज़न बताया हुआ है आपको कि शरीर का तापमान यहाँ पर यानी वर्षण कोश में 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। तो शरीर का जो तापमान है वो तापमान इतना होता है कि उस पर शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए वर्षण कोश पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट की उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं, तो वर्षण कोश शुक्राणुओं को एक तरीके से आलम्बन भी प्रदान करते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं और एक उचित तापमान भी उपलब्ध कराते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होती रहे। अब देखिएगा कि
जो सभी अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो इनके अंदर अलग अलग कंडीशन भी लागू होती है। जैसे हाथी और डॉल्फिन हैं या व्हेल है, इनके अंदर क्या होता है कि वर्षण जो होते हैं जीवन भर उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं और इनके अंदर उदर गुहा में ही रहते हुए ये जनन की क्रिया करते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जैसे अपने कुत्ता है, चूहा है, गिलहरी है, बिल्ली है, इनके अंदर क्या होता है कि वर्षण जो है उदर गुहा में तो रहते हैं, परंतु जब जनन की क्रिया होती है या यूँ कहते हैं कि मैथुन की क्रिया होती है या यूँ कहते हैं जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, उस समय जो वर्षण है वो उदर गुहा से वर्षण कोष में आ जाते हैं। किनके अंदर? गिलहरी, चूहा, बिल्ली, इनके अंदर। तो उनके अंदर केवल जनन के क्रिया के अलावा उदर गुहा में रहते हैं और जनन क्रिया के समय कहाँ जाते हैं? वो वर्षण कोष में आ जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जैसे मनुष्य की बात कर लें, हम गाय भैंस, इनके अंदर यदि हम देखें तो इनके अंदर वर्षण जो जीवन भर वर्षण कोष में ही रहते हैं। यानी जैसे मनुष्य के अंदर यदि हम बात करें, जब बच्चा अपनी माता के भ्रूण में होता है और जब वो 7 महीने का भ्रूण होता है तो उस समय जो वर्षण है वो उदर गुहा से होते हुए वर्षण कोष में आ जाते हैं और वर्षण कोष में गुबर्निकुलम नामक जो टिश्यूज होते हैं वो उनको साधे हुए रखते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो है भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है और एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है तथा एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें प्लेसेंटा या अपरा क्या है, या इसको हिंदी में कहते हैं अपरा। तो प्लेसेंटा या अपरा क्या होता है कि जो माता का गर्भाशय है और जो भ्रूण है उनके ऊतकों के मध्य पाया जाने वाला एक अस्थायी संबंध ही प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। किस किस के बीच में? अगर मैं इसकी परिभाषा दोबारा बोलूँ तो क्या है? भ्रूण के ऊतक और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाला एक अस्थायी संबंध क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, प्लेसेंटा या अपरा का इम्पोर्टेंट कार्य है क्या कि सबसे पहला कार्य तो ये भ्रूण को शोषण के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा कार्य ये भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा कार्य है कि जो भ्रूण के अंदर उत्सर्जित पदार्थ उनको बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। तो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करते हुए कुछ हार्मोन्स का स्राव करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन सब किसके द्वारा बनते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा बनते हैं, जो कि जनन क्रियाओं के लिए, जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, जो कि यूँ कह सकते हैं कि प्रसव क्रिया के लिए आवश्यक हार्मोन्स होते हैं, वो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। तो प्लेसेंटा एक अस्थायी संबंध है। अब अस्थायी संबंध क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो प्लेसेंटा है बच्चे के प्रसव के समय, शिशु के प्रसव के समय क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है और हर शिशु के जन्म के समय नए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यानी हर कोई भी माता जितनी बार गर्भ धारण करती है उसके अंदर उतनी बार नए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इसलिए कैसी संरचना होती है? ये कि अस्थायी संरचना होती है अपरा या प्लेसेंटा। तो इसको अपने वैसे डिटेल में तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब प्लेसेंटा को वर्गीकृत किया गया है, तो जो यूथीरिया इनके अंदर कौन से प्रकार का प्लेसेंटा होता है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कौन सी? एलेंटोइस जो है वो भाग लेती है, इसलिए इसका नाम क्या है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये जो है प्लेसेंटा, इसका मैंने कार्य भी आपको बता दिया और ये कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो दांत जो होते हैं इनके अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दांत वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं और शिशु अवस्था में भी पाए जाते हैं।
दांत शिशु अवस्था व वयस्क दोनों में ही पाए जाते हैं। दांतों की विशेषता क्या होती है? दांत थिकोडोंट, हेटेरोडोंट व डाइफायोडोंट होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, थिकोडोंट को हिंदी में कहा जाता है गर्तदंती, हेटेरोडोंट को कहा जाता है विषमदंती, डाइफायोडोंट को कहा जाता है द्विबारदंती। और कुछ एक कंडीशन और लगती है, बहुबारदंती की अवस्था भी लागू होती है। जो हमारे रोडेंशिया ऑर्डर के जंतु हैं उनके अंदर इंसाइजर दांत घिसते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो उनके अंदर ये कंडीशन है कि बहुबार दंती की भी लागू हो जाती है पोलीफायोडोंट पर। मोस्टली जो विशेषता है वो कौन सी है? द्विबार दंती की। तो देखिएगा, ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इनके अंदर दांत जो शिशु और वयस्क दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि मोनो जो अपना प्रोटोथीरिया जो था, प्रोटोथीरिया के अंदर केवल और केवल शिशु अवस्था में पाए जाते हैं, वयस्क अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जबकि अपने मेटाथीरिया के अंदर वयस्क अवस्था में दांत होते हैं, जबकि इसके अंदर शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाओं में दांत पाए जाते हैं। अब दांतों की विशेषता क्या होती है? थिकोडोंट, गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब क्या होता है? जब दांत इस प्रकार से हों, इस तरह से हो, गर्त में स्थित हो, यानी मसूड़े और अस्थियों के बने हुए गर्त में स्थित होते हैं, तो वो दांत गर्तदंती होते हैं। यानी कि गड्ढे के अंदर स्थित दांत क्या कहलाते हैं? गर्तदंती। और किसका बना था वो गड्ढा? मसूड़े और अपने अस्थियों का। अपने देखते हैं दांत, अपने यदि हम बात करें दांत टूटने के बाद में, हम देखते हैं कि दांत टूटने के बाद में वहाँ पर क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। तो इसका मतलब दांत क्या कहलाते हैं? गर्तदंती। उसके बाद में क्या होता है? विषमदंती। विषमदंती का मतलब क्या होता है कि यदि सभी दांत कार्य और संरचना में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उनको हम विषमदंती कहते हैं। और यदि ये दांत कार्य और संरचना में एक समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समदंती। परंतु यहाँ पर कंडीशन क्या है? हेटेरोडोंट यानी विषमदंती है। दांत संरचना और कार्य में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनका कार्य भी अलग अलग है और संरचना भी क्या है? चारों की अलग अलग है। जैसे अपने मनुष्य की यदि हम बात करें तो दंतसूत्र होता है, इस तरह से। इंसाइजर देखिएगा, ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं। कैनाइन ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं। प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4। मोलर ऊपरी जबड़े में 6, निचले जबड़े में कुल कितने होते हैं? 6। तो देखिएगा हमने 2 लगा दिया ना। 2 लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या लिखी है इसकी जस्ट 2 गुनी लाइन से ऊपर ऊपरी जबड़ा, लाइन से नीचे कौन सा होता है? निचले वाला जबड़ा होता है। तो गुणा में 2 लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जबड़े के अंदर इस संख्या के 2 गुनी दांत पाए जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में भी 16 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 16 होते हैं। इस प्रकार कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो कि संरचना और कार्य में क्या है? भिन्नता लिए हुए होते हैं। द्विबार दंती यानी डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? यदि दांत जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार आने का मतलब एक बार हम देखते हैं अपने अंदर अस्थायी दांत आते हैं और दूसरी बार दांत कौन से आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। तो अस्थायी और स्थायी दांत आते हैं, तो दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए हमारे अंदर क्या कहलाते हैं? ये डाइफायोडोंट कहलाते हैं। परंतु मैंने अभी बताया कि जो रोडेंशिया या रोडेंट्स जो हमारे ऑर्डर के जंतु हैं उनके अंदर क्या है? इंसाइजर दांत घिसते रहते हैं और नए आते रहते हैं, घिसते रहते हैं, नए आते रहते हैं। यदि उनके अंदर ये इंसाइजर दांत नहीं घिसेंगे तो वो जबड़े को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं, जिससे जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इनके अंदर वो घिसते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो इसलिए उन जंतुओं को हम बहुबार दंती कहते हैं। परंतु मोस्टली जो यूथेरियंस हैं वो क्या होते हैं? द्विबार दंती होते हैं। दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें
इनके अंदर पेनिस सुविकसित पाया जाता है। ये दंत सूत्र मैंने मनुष्य का लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें पेनिस सुविकसित होता है, इनमें शीशन सुविकसित होता है। सुविकसित होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि पेनिस या शीशन क्या होता है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, नर के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल नर यानी मेल के अंदर पाया जाता है। तो जो नर का जो पेनिस है वो क्या होता है कि नर के अंदर जो मुख्य जननांग तो टेस्टिस होते हैं, वर्षण होते हैं। कुछ सहायक जननांग होते हैं, वो सहायक जननांग जंतु को जनन में सहायता प्रदान करते हैं। उसी में से एक सहायक जननांग कौन सा होता है? पेनिस या शीशन होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, होता क्या है कि शीशन या पेनिस वह सहायक जननांग होता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं पेनिस या शीशन, जो कि पेशीय संरचना होती है, इरेक्टाइल होती है और जनन के समय यानी मैथुन के समय, अगर हम बोलें जनन के समय एक मैथुन घटना होती है, मैथुन के समय शुक्राणुओं को मादा की योनि में ट्रांसफर करने का काम करता है कौन? शीशन या पेनिस। तो इन जंतुओं के अंदर क्या होता है? ये सुविकसित होता है। जैसे प्रोटोथीरिया के अंदर पेनिस होता ही नहीं है, जबकि मेटाथीरिया के अंदर क्या होता है? ये आगे से यूँ कह सकते हैं कि अल्प विकसित कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं आगे से दो मुँह वाला होता है। और जबकि अपने यूथीरिया के अंदर क्या होता है? ये पूर्णतः एक होता है और क्या होता है? विकसित प्रकार का होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो है कोकलिया जो है अत्यधिक कुंडलित होता है, कोकलिया अत्यधिक कुंडलित होता है। अब कोकलिया के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कान 3 भागों में बंटा होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण के अंदर जो है मुख्यतः अपना कर्ण पिना और कर्ण कुहर आती है। मध्य कर्ण के अंदर मेलिया, सिंकस और स्टेपिस 3 अस्थियाँ आती है। जबकि अंतःकर्ण के अंदर क्या होता है कि सेमिलुनर ट्यूब्स यानी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, और साथ में क्या आती है? अपनी कोकलियर नलिका। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो ऊपर की ओर होती है, जो कि संतुलन का काम करती है, और जो कोकलियर ट्यूब होती है सुनने का काम करती है। कैसे करती है? ये अपनी फिजियोलॉजी की जो सेकंड बुक है ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, मनुष्य कार्य की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे उसमें प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उस कोकलिया जो अंतःकरण के अंदर पाया जाता है। अब हमने देखा था कि प्रोटोथीरिया के अंदर इसके अंदर इस तरह से होती है संरचना। प्रोटोथीरिया के अंदर ये जो कुंडलन होते हैं वो कम होते हैं, मेटाथीरिया के अंदर थोड़े ज़्यादा होते हैं, और यूथीरिया के अंदर क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या? ये कोकलियर ट्यूब के ये कुंडलन। तो ये इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। उसके अलावा हम बात करें अंडों की, अंडे छोटे अल्पपीत की व कवच विहीन होते हैं, कवच विहीन होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अंडों की यदि हम बात करें तो अब चूंकि इसके अंदर भ्रूणीय डेवलपमेंट सारा का सारा कहाँ पर होता है? माता के गर्भाशय में होता है। तो अंडे तो हालांकि बनते हैं इनमें, परंतु अंडों की आकार क्या होता है? छोटा होता है। और अल्पपित्त के मतलब कुछ वैज्ञानिक इनको अल्पपित्त के मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अपित्त की होते हैं। उसका रीज़न यही है कि पित्तक यहाँ चाहिए ही नहीं। पित्तक एक वह पदार्थ होता है जो कि परिवर्तित होते हुए भ्रूण को अंडे के अंदर पोषण प्रदान करता है। अब चूंकि यहाँ पर भ्रूण का परिवर्तन गर्भाशय में होता है, इसलिए अंडे के अंदर पित्तक की आवश्यकता ही नहीं होती है। हालांकि थोड़ा बहुत पित्तक अल्प मात्रा में होता है। और उसके बाद में अंडे का जो डेवलपमेंट है, यूँ कहते हैं कि भ्रूण का डेवलपमेंट है, वो पूरा का पूरा गर्भाशय में होता है, इसलिए इनमें पित्तक की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा बनता है तो वो प्लेसेंटा परिवर्तित होते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। उसके अलावा कवच विहीन तो मतलब ये हो गया कि जैसे जो जंतु अंडे पृथ्वी पर देते हैं उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है, जो कि अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब चूंकि इन अंडों को बाहर निकाला ही नहीं जाता है शरीर से, निषेचन वगैरह सारी घटनाएं शरीर के अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए अंडों के अंदर कवच की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो जंतु हैं ये पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जल, स्थल और वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। अब आपको मैं स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स की मैं बताने की जरूरत नहीं है। हाथी है, मनुष्य है, डॉल्फिन है, बंदर, बकरी, सब किसके अंदर आते हैं? यूथीरिया के अंदर आते हैं। और आपको अगर याद है तो अपने जो यूथीरिया इसको 16 ऑर्डर के अंदर अपने बांटा था,
कितने ऑर्डर के अंदर? 16 ऑर्डर के अंदर। पहला ऑर्डर था अपना इंसेक्टिवोरा, दूसरा ऑर्डर था कायरोप्टेरा, तीसरा ड्रमोप्टेरा, चौथा एडेंटिशिया, पांचवा ऑर्डर था फोलिडोटा, छठा था अपना ट्यूबिलिडेंटा, सातवां ऑर्डर था रोडेंशिया, आठवां जो था लोगोमार्फा, नौवां साइरिनिया, 10वां कार्निवोरा, 11वां सिटेशिया, 12वां प्रोबोसिडा, 13वां ऑर्डर था आर्टियोडेक्टाइला, 14वां जो हाइरोकोइडिया, 15वां पेरिसोडेक्टाइला और 16वां प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर है जिसके अंदर मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला सब ये सब इसमें आते हैं। और प्राइमेट जो है वो यूथीरिया के अंदर सबसे विकसित मस्तिष्क वाले जंतु हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जो इनका मस्तिष्क के अंदर मैंने बताया सल्कस और गायरी नामक संरचनाएं पाई जाती है, जिस कारण ये मस्तिष्क अन्य स्तनधारियों की तुलना में अधिक विकसित होता है। तो स्टूडेंट्स ये आज अपने यूथीरिया का करैक्टर देख लिया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है 38वीं क्लास 38 क्लास, उसके अंदर अपने प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया के अंदर कंपेरेटिव स्टडी देखेंगे कि इनके अंदर किस प्रकार से विशेषताएं पाई जाती है। थैंक यू।